नमस्कार। इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, किंतु जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मीर जाफर काफी अधिक आयु का था और मीर जाफर को कंपनी के कर्मचारी किसी भी हालत में बंगाल के नवाब के पद पर स्थायित्व प्रदान करना नहीं चाहते थे। मीर जाफर बार बार कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा था और मीर जाफर इन सब बातों से बचना चाहता था। इसी दौरान उसका दामाद मीर कासिम जो था, उसने कंपनी के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे और वो बार बार कोशिश कर रहा था कि मीर जाफर को हटा करके उसके स्थान पर उसको बना दिया जाए। मीर कासिम को अंततः नवाब बना दिया गया, मीर जाफर को हटा दिया गया। मीर कासिम ने भी नवाब बनने की अच्छी खासी कीमत अदा की। उसके बाद जब मीर कासिम को भी लगने लगा कि वो कंपनी के हाथों में केवल एक कठपुतली की तरह है, तो उसने भी कोशिश की कि वो कंपनी का जो उसके ऊपर प्रभाव है या नियंत्रण है, उससे अपने आप को मुक्त करा ले। इसलिए उसने अपनी सेना को भी उन्नत किया और बार बार कंपनी को युद्ध करने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 7 जुलाई 1763 को कंपनी ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पूरी गर्मियां 1763 की बताते हैं कि युद्ध यानी सैन्य अभियानों के कारण पूरी गर्मियां और भी गर्म हो गई थी। दोनों की भिड़ंत हुई, दोनों की सेनाएं भिड़ी। पहला युद्ध कटवा का युद्ध हुआ, जिसमें मेजर थॉमस एडम्स ने नवाब की नई प्रशिक्षित सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद मुर्शिदाबाद में जो नवाब की सेना की छावनी थी, उस छावनी पर भी अटैक किया गया, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध के उपरांत उदय नाला का युद्ध हुआ। कह सकते हैं कि सितंबर 1763 तक एक लंबी चौड़ी श्रृंखला युद्ध की मिलती है, जो कंपनी और मीर कासिम के बीच हुई। इसी दौरान मीर कासिम मुर्शिदाबाद से पहले ही हट चुका था, वो मुंगेर में रह रहा था। जब ये युद्ध चल रहे थे, उसी दौरान मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार से 24 जुलाई 1763 को बंगाल के नवाब के तौर पर मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया था। बताते हैं, इस बार मीर जाफर केवल 6 दिनों तक ही मुर्शिदाबाद में रुका था। इस दौरान उसने जगत सेठ से लगभग 21 लाख रुपए का कर्ज लिया और बंगाल के नवाब के पद पे अपने स्थान पर अपनी अनुपस्थिति में इरोज खान को कार्यवाहक नवाब नियुक्त किया और उसके बाद वो वहां से निकल पड़ा। यानी कि वो मीर कासिम को एक सबक सिखाना चाहता था और मीर कासिम की ही तलाश में उसे दंडित करने के लिए करीब 19,000 सैनिक लेकर के वो निकला था। बताते हैं, इन 19,000 सैनिकों में से 12,000 सैनिक जो थे वो कंपनी के थे। अपने दूसरे कार्यकाल में मीर जाफर ने एक जफरगंज नाम का महल भी तैयार कराया। अब ये महल नहीं है, शेष नहीं बचा है, कुछ खंडहर यहाँ पर बचे हुए हैं।
और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इसको नमक हराम की ड्योढ़ी कहकर पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त अपने सेकंड टर्म में जो मीर जाफर है उसने रॉबर्ट क्लाइव को नूर जर्सी भी भेंट की थी। नूर जर्सी क्या थी? नूर जर्सी में करीब 5 लाख रुपए के स्वर्ण की मोहरें थी और कुछ जेवरात थे। क्लाइव ने ये जो धन प्राप्त हुआ था मीर जाफर से, इसकी एक ट्रस्ट बना दिया था जिसको क्लाइव निधि कहकर पुकारते थे। और ये ट्रस्ट जो थी, असहाय हो गए अथवा निवृत्त हो गए यूरोपीय सैनिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया करता था। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य की जो मित्रता थी उसकी पृष्ठभूमि सिराजुद्दौला के समय से बन गई थी। यानी कि सिराजुद्दौला सत्तासीन होते ही यूरोपियों पर कहर बनकर टूटा था और ऐसे वक्त पर मीर जाफर ने यूरोपीय लोगों को बहुत सहयोग किया था। जब कलकत्ता से वे लोग भागना शुरू हुए थे, जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करने पहुंच गया था फोर्ट विलियम पर, तो वहां से सब लोग भागे थे। उस वक्त फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था ड्रेक भी भागा था। और ऐसे समय पर बताते हैं कि मीर जाफर ने अपने विश्वस्त मिर्जा अमीर बेग को भेजा था जो गवर्नर ड्रेक के सहयोग के लिए पहुंचा था। मीर जाफर का जो ये सहयोग कंपनी के कर्मचारियों को मिला था उससे रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य की मित्रता जो थी उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरीके से बनी थी और बाद में दोनों काफी अच्छे मित्र हो गए थे। जहां तक मीर कासिम की बात है, मीर कासिम उदय नाला के युद्ध में लड़ने के उपरांत वहां से भाग निकला था। सितंबर माह था 1763 का और वो भाग करके सीधे अवध के नवाब के पास पहुंचा था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और वो नवाब वजीर कहलाता था, यानी कि भारत के शहंशाह का भी वजीर हुआ करता था। कुल मिलाकर शहंशाह जो था शाह आलम द्वितीय, वो भी शुजाउद्दौला पर ही किसी तरीके से निर्भर था। मीर कासिम ने शुजाउद्दौला के पास जाकर के उससे राजी किया कि वो अपनी सेना के साथ उसकी मदद करे। सेना के साथ मदद करे अर्थात कंपनी के साथ युद्ध में शुजाउद्दौला अपनी सेना दे और उसके साथ चल के लड़े। इसके बदले में मीर कासिम ने शुजाउद्दौला को 11 लाख रुपए प्रतिदिन, जितने दिन भी सेना लड़ेगी उसकी हर दिन 11 लाख रुपए अदा करने का वचन मीर कासिम ने दिया। ये जो दोनों के मध्य समझौता हुआ था, इस समझौते के बहुत मायने थे। पहली तो बात थी, बंगाल महत्वपूर्ण सूबा बन चुका था और उसका नवाब मीर कासिम इस वक्त शुजाउद्दौला के पाले में खड़ा हुआ था और उस पर पूरी तरीके से निर्भर था। दूसरी तरफ मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय, वह भी एक तरीके से आप कहिए शुजाउद्दौला के पाले में खड़ा हुआ था। इस प्रकार से अगर देखें तो अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में था। कहने का मतलब यह है कि अगर वो थोड़ी सी भी राजनीतिक चतुराई दिखा देता तो संभवतः इतिहास बदल सकता था। लेकिन शुजाउद्दौला ने स्वार्थों की पूर्ति करने में अधिक दिलचस्पी दिखा दी और यही कंपनी को मजबूत आधार मिल गया। शुजाउद्दौला की इस
हरकत के कारण एक तरफ शाह आलम द्वितीय का अविश्वास देखना पड़ा, दूसरी तरफ मीर कासिम का भी अविश्वास देखना पड़ा। और यही नहीं, शुजाउद्दौला के अपने जो सिपहसालार थे उनको कंपनी ने रणनीति के तहत तोड़ लिया, अपनी तरफ कर लिया। और जब युद्ध हुआ, युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर की तिथियों को 1764 को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध भी बंगाल के युद्ध का भाग है। बक्सर की बात करें तो बक्सर जो युद्ध हुआ वो बक्सर नहीं बल्कि एक स्थान है कटकौली, ये बक्सर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस कटकौली नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। ये पटना से करीब 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। पटना से दोनों ही सेनाएं यहां पर आई, कंपनी की सेना और शुजाउद्दौला की सेना। अब शुजाउद्दौला जो है वास्तुतः है कौन? नवाब वजीर, यानी भारत के शहंशाह का वजीर था। शुजाउद्दौला जब लड़ने जा रहा है तो कौन लड़ रहा है? यानी शाह आलम द्वितीय की सेना लड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो कायदे से ही ये शाह आलम लड़ रहे थे। तो शाह आलम के तरफ की बात की जाए तो शाह आलम जो थे उनकी तरफ से एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, कुछ दुर्रानी और कुछ रुहेला, ये सब सरदार खड़े थे युद्ध के लिए। जबकि कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, जो सेनापति थे उनका नाम हेक्टर मुनरो था, नोवार के हेक्टर मुनरो। दोनों ही सेनाएं आमने सामने थी। और जो भारतीय सेना थी बताते हैं कि वो अंदरूनी खींचतान में फंस गई। शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच के संबंध कुल मिलाकर अच्छे नहीं थे। और मीर कासिम जो था उसका अब युद्ध में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रह गया था। कुल मिलाकर युद्ध की बात की जाए तो मिर्जा नजफ खान जो था सेना के दाहिनी पक्ष का नेतृत्व कर रहा था। और यह बताते हैं कि सुबह होते ही पहला हमला मिर्जा नजफ खान ने किया था, लेकिन मात्र 20 मिनट ही वो लड़ पाया था। 20 मिनट में ही नजफ खान को वापस धकेल दिया गया था। अंग्रेज स्रोत जो हैं वो कहते हैं कि दुर्रानी और रुहेला सिपहसालार जो थे वो भी शहंशाह की सेना में शामिल थे। कहते हैं दोपहर होने तक युद्ध पूरा हो गया। पूरी तरीके से जो शहंशाह की सेना थी वो बिखर गई थी, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ। मुगलों के वजीर आजम यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बादशाह को बीच युद्ध में ही छोड़ दिया। बताते हैं जब शुजाउद्दौला नदी पार करके निकला तो उस पुल को ही तोड़ दिया जिस पुल से संभावना थी कि शाह आलम भी युद्ध से भागे। अकेले पड़े शाह आलम द्वितीय को मिर्जा नजफ खान ने कोशिश की कि वो युद्ध से उसको किसी तरीके से निकाल ले जाए। मीर कासिम जो थे वो युद्ध के दौरान ही वसूली करने लगे। करीब 30 लाख रुपए और बेशकीमती पत्थर लेकर के वो युद्ध स्थल से हट गया। शाह आलम पहले तो भागने की कोशिश में थे, लेकिन फिर उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। बताते हैं ब्रिटिश सेना के लगभग 1847 सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हुए, जबकि शाह आलम द्वितीय के लगभग 2000 सैनिक मार दिए गए थे।
करीब 133 तोपें, करीब 6000 मुगल सैनिक कंपनी की सेना के द्वारा बंदी बना लिए गए थे। और जैसा कि बताया मैंने, शाह आलम की जो सेना थी वो बिखर गई थी। मीर कासिम किधर भाग रहे थे, शुजाउद्दौला अलग भाग रहे थे। और जब ये सैनिक भाग रहे थे तब कंपनी के सैनिकों ने उन पर हमला करके लूटपाट भी की और इसमें लगभग 10 लाख रुपए बताते हैं कंपनी के सैनिकों ने शाह आलम की सेना से लूट लिए थे। जब ये लोग भाग रहे थे तो हेक्टर मुन्नो ने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और वो जो सैन्य टुकड़ियां थी उन्होंने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया। नवाब जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और इसी दौरान बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भी भारतवर्ष वापस आ गया। जब दोनों के बीच में बक्सर के युद्ध के उपरांत शहंशाह और कंपनी के बीच में समझौता हुआ, तब इस समझौते पर रॉबर्ट क्लाइव ने बतौर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में दस्तखत किए। इलाहाबाद की संधि कहलाती है, जो 16 अगस्त 1765 को संपन्न हुई थी। इस संधि पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया था। इस संधि के माध्यम से शाह आलम ने कंपनी को बंगाल सूबे की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए थे। इसके बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख सालाना की पेंशन देने का वचन दिया था। ये जो 26 लाख शाह आलम को मिलने वाले थे, इससे वो इलाहाबाद में अपना जो दरबार चलाता था उसका खर्चा उठाने वाला था। इलाहाबाद के अतिरिक्त कारा भी शाह आलम द्वितीय के अधीन कर दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था। इसमें कहा गया था कि अगर शाह आलम एक निश्चित धनराशि अदा करता रहेगा तो बनारस का प्रांत भी उसके अधीन रहेगा, लेकिन उसके लिए उसे लगातार नियमित तौर पर कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। शुजाउद्दौला पर करीब 53 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया था, जिसमें से 5 लाख का हर्जाना शुजाउद्दौला को तत्काल कंपनी को देना था। शुजाउद्दौला जो था वो अवध की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत आशंकित रहता था। एक तरफ अफगानों का खतरा, दूसरी तरफ मराठों का खतरा। तो उसने कंपनी के साथ यह तय किया कि इन केस उसके ऊपर कोई हमला होता है बाहरी, तो कंपनी उसको सैन्य सहयोग करेगी। कंपनी इसके लिए तैयार थी, बशर्ते उसने युद्ध का व्यय, सेना का जो व्यय है, वह उसने शुजाउद्दौला से कहा कि आपको उठाना पड़ेगा। शुजाउद्दौला इसके लिए राजी हो गया। कुल मिलाके बक्सर के युद्ध के उपरांत या इलाहाबाद की संधि के उपरांत जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को यदि देखा जाए तो कंपनी को लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिल गया था, जिसका वो भू राजस्व कलेक्ट कर सकती थी, संग्रह करती थी। ये जो हिस्सा था टोटल, ये हिस्सा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसको बताया जाता है लगभग भारत का 8वां भाग था।
जो अब कंपनी के अधीन आ चुका था, जिसके दीवानी अधिकार जो थे वो कंपनी को मिल गए थे। मीर कासिम जो था उसको 20 लाख की सालाना पेंशन दे दी गई थी, जिसके बदले में मीर कासिम ने बंगाल के नवाब के पद से अपना अधिकार त्याग दिया था। इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार होने के अतिरिक्त स्वयं शाह आलम द्वितीय जो था अब कंपनी की शरण में आ गया था, जो पहले मराठों की शरण में था। मराठों की शरण में वो 1752 से था, और जो उसने 1752 में मराठों का शरण प्राप्त किया था, संरक्षण प्राप्त किया था, उसी संरक्षण के आधार पर मराठे पूरे देश में चौथ वसूलते घूमते थे। समस्या भी पश्चिम से, अफगान जो हमले होते थे उनसे शाह आलम भयभीत था, और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए उसने मराठा संरक्षण प्राप्त किया था। मुगल शहंशाह की स्थिति बड़ी खराब थी। पश्चिम से अफगानों का डर और दक्षिण से मराठों का डर, दोनों ही आते थे और सब कुछ तहस नहस करके चले जाते थे। 1752 में शाह आलम और मराठों के बीच में सीधे सीधे समझौता हो गया, जिसमें शाह आलम ने अपनी सुरक्षा उनके हाथों में दे दी, और उसके बाद शुरू हुआ अफगान और मराठों के बीच का युद्ध। मराठे इस पूरे दौरान पंजाब में उलझे रहे, पंजाब पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, और इस अधिकार की लड़ाई दोनों के बीच चली, अफगान और मराठों के बीच में, कि हम यहां से चौथ कौन अब वसूलेगा। और ये चलता रहा, और इसका अंत हुआ 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें मराठा जो थे वो पराजित हो गए थे। अब वहां एक वैक्यूम बन गया था। भारतवर्ष के इस इलाके में सुप्रीम पावर कौन? मराठे तो पराजित हो गए थे, और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध है वो इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जिस पोजीशन पे मराठे थे उसी पोजीशन पर आपकी कंपनी आ गई थी। बिहार की सीमा जो थी उसको अब अवध और बंगाल की सीमा बना दिया गया था। बंगाल का नवाब जो था बंगाल और बिहार का भू राजस्व लिया करता था, वो जिम्मेदारी अब कंपनी की हो गई थी। लेकिन पुलिस और न्याय व्यवस्था ये अब भी जो बंगाल का नवाब था वही देखा करता था। बंगाल में सेना जो थी वो कंपनी देखती थी, राजस्व वसूली देखती थी। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि कंपनी जो थी उसको जनता के प्रति किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं थी। ये क्रम 1793 तक चलता रहा, और 1793 में पहली बार कंपनी ने न्यायिक अधिकार भी अपने हाथों में ले लिए थे। और ये कह सकते हैं कि 1793 तक कंपनी यूं तो बंगाल की शासक थी, लेकिन नहीं भी थी।
उसके बाद जब इन्होंने फुल फ्लेज वहां शासन प्रारंभ किया 1793 तक, तब कंपनी की हालत बड़ी खराब हो गई। कंपनी जो थी वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। ब्रिटिश सरकार को बार बार ये लगने लगा कि सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इन्हीं सुधारों के लिए वारेन हेस्टिंग्स को भारत में तैनात किया गया था। इसी दौरान कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण का निवेदन भी किया था और इन सब बातों से परेशान होकर संसद ने वहां पर पहले से ही वारेन हेस्टिंग्स को भेज करके एक व्यवस्था लाने का प्रयास किया था और वारेन हेस्टिंग्स के रहते ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को पोस्ट किया गया ताकि वो कंपनी की जो व्यवस्था है उसको सुचारू कर सके, सही कर सके और जो लॉस हो रहा था लगातार उस लॉस को खत्म कर सके। महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1769 में अकाल पड़ गया था जिसको कहते हैं 76वां अकाल, और 76वें अकाल के कारण भारी मात्रा में लोग मर गए थे। राजस्व की वसूली भी बहुत कम रह गई थी, तो कंपनी को भारी घाटा हो गया था। और इन्हीं सब स्थितियों को और जब संसद में बात चलती थी तो यही होता था कि कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं, आपको कंपनी की वर्किंग में सुधार करना पड़ेगा। और इन्हीं सुधारों को करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को वहां पर भेजे गए थे। कंपनी के लिए राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों को हटा दिया गया। बंगाल को कहते हैं कि कलेक्टर्स नियुक्त कर दिए गए और यहीं से कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन का प्रारंभ हो गया था। कुछ चीजें थी महत्वपूर्ण, जैसे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहा 75 तक, तब तक वो शाह आलम का वजीर आजम, नवाब वजीर बना रहा। जहां तक मराठों की बात है, मराठों ने 71 में उत्तर भारत में एक विशाल सैन्य बल भेजा था और जब उन्होंने शाह आलम को कहा कि वो अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ करके मराठा संरक्षण में आ जाए, कहा जाता है उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार भी कर लिया था, किंतु उसके बाद उनकी जो दिल्ली पर अधिकार था वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। बक्सर के युद्ध के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारतवर्ष आया था। लगभग 3 मई 1765 को रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम का गवर्नर नियुक्त किया गया था। हालांकि वो जब भारतवर्ष आया था उससे कुछ ही दिन पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। 17 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। बक्सर के युद्ध के परिणाम आ चुके थे, कंपनी इसमें विजयी हुई थी, शाह आलम द्वितीय पराजित हुए थे और बक्सर के युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव पे आई थी। रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरे कार्यकाल में फोर्ट विलियम का गवर्नर बनकर के आया था, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कंपनी के कर्मचारियों को सुधारने की थी। कंपनी के कर्मचारियों का नैतिक पतन हो चुका था और कंपनी का प्रशासन जो लंदन में बैठा हुआ था वो भी बार बार इस दिशा में अपने दिशा निर्देश जारी कर रहा था। कंपनी बार बार आज्ञा जारी करती थी और कोशिश करती थी कि कर्मचारी जो थे कंपनी के, उनके भ्रष्ट आचरण को रोका जाए।
जैसे ही बंगाल सूबे में किसी शासकीय परिवर्तन की बात होती थी, जो कंपनी के कर्मचारी होते थे सबके सब देखिए तो वो जा करके बंगाल की राजधानी में जम जाते थे, एकत्र हो जाते थे, क्योंकि आरंभ से ही मीर जाफर जैसे ही बंगाल का नवाब बना था 57 में, तब से ही एक परंपरा डाल दी गई थी कि जब भी कंपनी के कर्मचारी नवाब के यहाँ पहुंचते थे तो बहुमूल्य उपहार उनको दिए जाते थे, और इसको उन्होंने एक परंपरा बना लिया था जो खत्म करने को तैयार नहीं थे। जो मीर जाफर का उत्तराधिकारी था वो बताते हैं कि वो अभी अवयस्क था, और जब मीर जाफर के उत्तराधिकारी निजामुद्दौला की ताजपोशी हो रही थी तब तो बताया जाता है कि उनके पास धन भी नहीं था। इसके बावजूद कर्मचारी जो थे, कंपनी के कर्मचारी जो थे, उन्होंने नवाब पर दबाव बनाया, उसको विवश किया कि वो सबको बहुमूल्य उपहार प्रदान करे, क्योंकि यह परंपरा में है। जब रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का गवर्नर बनकर के 1765 में आया तो उसकी जो प्राथमिकता थी वो यही थी कि कर्मचारी जो हैं उनके भ्रष्ट आचरण को खत्म करने का प्रयास किया जाए। और जब वो आया तो उसने कंपनी की ही नीति को आगे बढ़ाया। जो कर्मचारी थे उनको बार बार भ्रष्ट आचरणों को त्यागने के लिए प्रेरित करता रहा। ये बात जो कर्मचारी थे उनके लिए कुछ अजीब सी थी, क्योंकि वो जानते थे रॉबर्ट क्लाइव बहुत पहले से कंपनी का कर्मचारी रहा है और भारत में रहा है, और जब वो निम्न दर्जे का कर्मचारी हुआ करता था उन्हीं की तरह, तब वो भी उपहार लिया करता था। और आज वो कर्मचारी भी उसी तरह उपहार ले रहे हैं। यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास उपहार में जो जागीरें मिली हुई थी उनसे बताया जाता है कि प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की अब भी आय हो रही थी। तो यानी कि वो जो कर्मचारी जो कार्य आज कर रहे हैं वह कार्य कभी रॉबर्ट क्लाइव भी किया करता था। तो कर्मचारी क्या कहते थे? कर्मचारी कहते थे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी प्रशासन के दबाव में आकर के ऐसा कर रहा है। उनका ऐसा विश्वास था कि कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव भी सही हो जाएगा, क्योंकि है तो बेसिकली हम ही लोगों में से। रॉबर्ट क्लाइव कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त रहने के लिए शपथ पत्र भरने के आदेश देता था, तो उन्होंने उसको भी भर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ समय बाद रॉबर्ट क्लाइव भी शिथिल हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो वास्तव में वो गंभीर था। कंपनी में मूलभूत बदलाव करने के लिए उसने ठान लिया था। सबसे पहला जो उसने वहां पर काम किया, उसने यह सर्वे किया। पहली चीज जो उसके संज्ञान में आई वो ये थी कि कंपनी में अधिकारियों की कमी थी, और अधिकारियों की भी कैसे, योग्य अधिकारियों की भी कमी थी। अब उसके कारण होता क्या था कि जो अधिकारी थे उनके कामों को लिपिक क्लर्क जो होते थे वो लोग कर रहे थे। अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई, तो अधिकारियों के स्थान पर जो लिपिक थे वो इस कार्य को कर रहे थे। उदाहरण के लिए
रॉबर्ट क्लाइव ने पाया कि सेना का वेतन अधिकारी का काम जो था वो एक साधारण सा कनिष्ठ लिपिक कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था और ये जो कनिष्ठ लिपिक जो सेना का वेतन अधिकारी बना हुआ बैठा था, इसकी सेवा मात्र 3 वर्ष की थी और 3 वर्ष में ही वो इतने बड़े पद पर जा पहुंचा था। ऐसे कई उदाहरण थे जो क्लाइव को स्तब्ध कर रहे थे। जब क्लाइव ने इस मुद्दे को लेकर के इसमें शोध प्रारंभ किया, सर्वे किया, अन्य अधिकारियों से पूछताछ की, लंदन में भी पूछताछ की, तो एक बात निकल करके आई और वो ये थी कि कंपनी जो वेतन ऑफर करती है इंग्लैंड में कर्मचारियों की नियुक्ति के समय, तैनाती के समय, भर्ती के समय, वो वेतन सम्मानजनक नहीं होता था। और वेतन सम्मानजनक न होने के कारण योग्य अधिकारी जो होते थे वो कंपनी में सेवा करने के लिए भारत आने को तैयार नहीं होते थे। कौन तैयार होगा? जो इंग्लैंड में नौकरी नहीं पाएगा। किसी भाई पहले तो वो इंग्लैंड में नौकरी करने के लिए योग्य आदमी को चुनेंगे, तो योग्य आदमी सब छट जाएंगे इंग्लैंड में ही नौकरी करने के लिए। बचेगा कौन? जो अयोग्य सिद्ध हो गए थे। वो कहेंगे इंग्लैंड में तो मिल नहीं रही है, चलिए हम कंपनी में सर्विस करेंगे, इंडिया में जा कर के सर्विस करेंगे। तो क्लाइव के लिए सबसे पहली जो चुनौती थी वो ये थी कि अगर उसको योग्य कर्मचारी चाहिए, वो योग्य अधिकारी चाहिए, तो सबसे पहला काम करे वो वेतन बढ़ाए। इसके लिए कंपनी की आय को बढ़ाना पड़ता। तो क्लाइव ने ढूंढना शुरू किया कि कंपनी की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत सारा गैर सरकारी व्यापार चलता था, कंपनी के नियंत्रण में नहीं था, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इस व्यापार को किया करते थे। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने उसी पर नजर गड़ा दी। उसने कहा कि अगर ये जो व्यापार है, इस व्यापार पर कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित कर ले तो इससे कंपनी को अतिरिक्त आय होने लगेगी। जब वो अतिरिक्त आय होने लगेगी तो वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके भत्ते बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए उसको कंपनी का जो शीर्ष नियंत्रण था उसकी अनुमति की आवश्यकता थी। रॉबर्ट क्लाइव सीधे इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता था, इतने गवर्नर को अधिकार प्राप्त नहीं था। यही नहीं बल्कि कंपनी का नमक व्यापार पर भी अच्छा खासा नियंत्रण था और इस नमक के व्यापार से जो आय हो रही थी उस आय को भी वो इसी तरीके से उपयोग करने का विचार रखता था। उसने जो अपना प्रस्ताव था वो कंपनी के निदेशक मंडल को लंदन भेजा था अनुमति के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो कंपनी का निदेशक मंडल था उसने रॉबर्ट क्लाइव को इस तरह के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी। यानी कि इसका जो ये उद्देश्य था, इसकी जो ये प्लानिंग थी, यह योजना अधर में लटक गई। रॉबर्ट क्लाइव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसने इस योजना को स्थगित कर दिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के मन में यह जरूर था कि वो जब भी इंग्लैंड जाएगा तो इसके लिए वहां के निदेशक मंडल को वो सहमत करा लेगा। इसके बाद यह जो रॉबर्ट क्लाइव चाहता था परिवर्तन,
उस परिवर्तन के लिए बताया जाता है कि जब वापस लंदन गया तो उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। अच्छा, बड़ी ही विशेष ये बात रही कि जिन बातों के लिए रॉबर्ट क्लाइव की भर्त्सना की गई, उन्हीं बातों, उन्हीं अचीवमेंट्स, जिन अचीवमेंट्स के लिए रॉबर्ट क्लाइव को रोका गया, उसकी भर्त्सना की गई, और उन्हीं अचीवमेंट्स के लिए कॉर्नवालिस जो था उसकी प्रशंसा की गई। यहां हमें सीधे सीधे ब्रिटेन के समाज में व्याप्त जो विषमता थी वो विषमता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक कॉमनर था, सामान्य व्यक्ति था, लेकिन कॉर्नवालिस कुलीन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जब वो उस काम को करने चला तब उस पर कोई भी बंधन नहीं लगा, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव ने उस काम को करने की कोशिश की तो उसका विरोध किया गया। यहां तक रॉबर्ट क्लाइव जो सुधार कर रहा था, उन सुधारों के कारण कंपनी के कर्मचारी क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए थे क्लाइव से, और उन्होंने क्लाइव का बहिष्कार भी किया था। मेमोरेंडम्स लिखे, स्मृति पत्र बनाए, लेकिन क्लाइव जिद पर अड़ गया था कि वो परिवर्तन करेगा और सुधार करेगा, और काफी हद तक सफल भी रहा। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर उसका जो टकराव था वो काफी ज्यादा रहा, जैसे कंपनी सैनिक होते थे या सैन्य अधिकारी जो होते थे, उनके जो भत्ते हुए करते थे, उन विशेष भत्तों पर कटौती करने का विचार कर रही थी, कमी करने का विचार कर रही थी। होता यूं था कि जो कर्मचारी, जो सैन्य अधिकारी होते थे, जब युद्धरत होते थे तो भत्तों में अचानक बढ़ोतरी हो जाती थी, लेकिन वो जब जैसे ही शांति काल में आते थे वो भत्ते समाप्त हो जाते थे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से सैन्य अधिकारियों का वेतन देने में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आता था। हुआ यूं था कि कर्नाटक युद्धों के दौरान जो कंपनी की सेना थी, उसके अधिकारी जो थे, उनके भत्ते बढ़ा करके दोगुने कर दिए गए थे। फिर जब कर्नाटक के युद्धों का अंत हुआ तब भी उनके भत्ते वैसे ही रहे, और कंपनी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि चंदा साहब या अन्य नवाब जो थे वे लोग उनके भत्ते अदा किया करते थे, तो कोई समस्या नहीं थी कंपनी को। जब बंगाल की बात आई तब मीर जाफर, मीर कासिम, ये लोग उनकी सेना के जो भत्ते हुआ करते थे वो अदा किया करते थे, तब भी कोई समस्या नहीं आई। किंतु अब वो शांति काल में हो गए, और जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो सारा का सारा कंपनी के हाथ में आ गया। अब कंपनी को अपने जो सैन्य अधिकारी थे उनके जो भत्ते थे वो स्वयं देने पड़ते थे, और कंपनी दिवालिया हो रही थी। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा आर्थिक बोझा हो रखा था, जिसको खत्म करने के लिए बार बार निदेशक मंडल गवर्नर को लिखता था। क्लाइव के ऊपर भी इसी तरह का दबाव था। क्लाइव ने एक योजना बनाई। उस योजना में क्या किया उन्होंने कि मुंगेर और पटना के क्षेत्र में जो सैनिक तैनात थे उनके भत्ते जो थे उसको तिरुचिनापल्ली में जो सैनिक तैनात थे कंपनी के, उनके भत्तों का आधा कर दिया जाए। जो युद्ध भूमि में तैनाती के दौरान भत्ते दिए जाते थे उनका भी पुनर्निर्धारण कर दिया जाए। इसी तरीके से अवध में तैनात सैनिकों का भत्ता जो था
वो बिहार तथा बंगाल में तैनात सैनिकों से दोगुना कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो सैनिक कंपनी के अवध में तैनात थे वो रिस्की रीजन में थे। क्यों? क्योंकि उन पर मराठों का और अफगानों का दोनों तरफ से हमलों का भय हमेशा बना रहता था। तो कोई आदमी वहां पर क्यों जाएगा नौकरी करने? तो वहां भत्तों की जरूरत थी, ज्यादा भत्ता दिए जाने की आवश्यकता थी। बल्कि हमारा जो बिहार था, हमारा जो बंगाल था, वहां अब किसी प्रकार के युद्ध की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो जो बिहार और बंगाल में हमारा अधिकारी है उसको भत्ता हम अवध में तैनात अधिकारी के बराबर क्यों देंगे? तो अवध में जो तैनात थे अधिकारी, उनका जो भत्ता था बिहार और बंगाल में तैनात अधिकारियों से दोगुना कर दिया गया। उदाहरण के लिए कप्तान स्तर का जो अधिकारी हुआ करता था उसका भत्ता उसने 3 रुपया, 6 रुपया अथवा 12 रुपया कर दिया। यानी अगर वो कप्तान जो है तिरुचिरापल्ली में पोस्ट होता है तो उसका भत्ता 6 रुपये। अगर वो बिहार और बंगाल में पोस्ट हो जाता है तो उसका भत्ता 3 रुपये तब होगा जब वो शांति काल में होगा और 6 रुपया तब होगा जब वो युद्ध काल में होगा। लेकिन जो अधिकारी अवध में तैनात होगा उसका भत्ता 12 रुपये होगा, क्योंकि अवध को सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस मान रहा था। तो इस तरह के जब परिवर्तन किए उसने और लागू कर दिए, जब लागू किए तो सेना ने क्लाइव का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। सैन्य अधिकारी जो थे उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। सर रॉबर्ट फ्लेचर का नाम आता है जिन्होंने सैनिकों को त्याग पत्र देने के लिए उकसाना शुरू कर दिया और उनके बहकावे में आकर के सैनिकों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। अब ये जो नई समस्या खड़ी हो रही थी इसको क्लाइव के द्वारा किस तरीके से संभाला गया यह देखने लायक है कि जब भी जो अधिकारी आता था क्लाइव को इस्तीफा देने, तत्काल क्लाइव उसका इस्तीफा स्वीकार कर देता था और जब जो अधिकारी हटता था उस अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी वो मद्रास से बुला लेता था। अजीब सी स्थिति हो गई थी। जो आंदोलनरत सैन्य अधिकारी थे या सैनिक थे वो जब क्लाइव का ये रवैया देख रहे थे तो उनमें बड़ी हताशा, निराशा उत्पन्न होनी शुरू हो गई कि क्लाइव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और हुआ क्या कि जो आंदोलनरत सैनिक थे, सैन्य अधिकारी थे, वे आपस में ही टकरा गए, आपस में ही भिड़ गए और जब ये आपस में भिड़े तो एक अव्यवस्था फैलने लग गई। जब अव्यवस्था फैली तो क्लाइव ने इसका फिर से लाभ उठा लिया और क्लाइव ने क्या किया, 6 जो सर फ्लेचर थे उनके सहयोगी 6 सहयोगी और थे, उनको सबको सेवा से बर्खास्त कर दिया हमेशा के लिए। इससे उनमें घबराहट हो गई और बहुत सारे सैनिक जो थे वो वापस अपनी नौकरी पाना चाहते थे। ऐसे सभी सैनिक जो निरपराध थे उन सबको क्लाइव ने वापस लिया, लेकिन एक नए करारनामे के साथ। और उस करारनामे में पहले उनको 3 वर्ष की ही सेवा का अवसर दिया था, यानी 3 वर्ष बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी उनको रखा जाएगा। ये सूझबूझ रॉबर्ट क्लाइव की थी। सैनिकों के इस तरीके का विरोध जो था वो क्लाइव के लिए नया नहीं था।
पहले भी कई बार उसको इस तरह की समस्याएं आ चुकी थी। सैनिक उसको सिविलियन समझते थे, उसके अधीन उसकी कमांड में रहने को तैयार नहीं होते थे, इस तरह की समस्याएं आती थी। लेकिन क्लाइव ने अपने पैसों से एक निधि भी बनाई थी, ट्रस्ट भी बनाई थी, जो केवल सैनिकों के लिए थी। जैसा कि फरवरी 1765 की बात है, क्लाइव को निजामत के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे, और लेकिन इसके बावजूद भी क्लाइव ने कभी निजामत को व्यवस्थित करने, नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। जब भी उसको दीवानी के अधिकार जो मिले थे, केवल राजस्व वसूली में ही उसने ज़्यादातर दिलचस्पी दिखाई। और जो वसूली थी, इसी वसूली के कारण उसने अंग्रेज निरीक्षकों की भी नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब दीवान बनाया, राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया। ये जो नायब दीवान हुआ करते थे, ये जब राजस्व की वसूली करते थे तब कंपनी के हो जाते थे, और जब फौजदारी के मामले देखते थे तब ये नवाब के अधीन हो जाते थे। तो ये व्यवस्था अजीब सी व्यवस्था थी, और इसीलिए इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहकर पुकारा गया, जिसमें न्याय व्यवस्था को लेकर के, शांति व्यवस्था को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के यदि कोई समस्या आती है तो उसका दायित्व कंपनी पर नहीं आने वाला था। यद्यपि हम जानते हैं कि राजस्व की वसूली के लिए आपके हाथ में बल होना जरूरी होता है, आपके पास शक्ति होना जरूरी होता है। आप वर्तमान ढांचे को देख सकते हैं, हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सबके पास बल रहता है, पुलिस की व्यवस्था रहती है उनके साथ में। तो राजस्व वसूली बिना बल के संभव नहीं थी। तो उस बल का उपयोग तो वो कर रहे थे, किंतु नाम चलता था नवाब का। और यही व्यवस्था द्वैध शासन व्यवस्था के रूप में देखी जाती है, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम हुए थे। 1769 को 76वां अकाल पड़ गया था, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था। क्लाइव की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, और वो थी डाक व्यवस्था प्रारंभ करना। क्लाइव ने कुछ घुड़सवारों की तैनाती की थी। ये जो घुड़सवार होते थे वो सरकारी यानी रेवेन्यू संबंधी जो डाक होती थी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। तो आप ये समझ सकते हैं, प्रारंभिक डाक व्यवस्था हिंदुस्तान में आरंभ करने की जिम्मेदारी क्लाइव पर थी, क्लाइव को मिलती है। और ये सब घुड़सवार जो थे, इन घुड़सवारों का रहन सहन, नियंत्रण, इनका खर्चा, ये सब संबंधित जमींदार किया करते थे। यानी जो जमींदार हुआ करते थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनका व्यय जो होता है, खर्चा जो होता है, वह सब वहन करेंगे। तो ये जो नई नई डाक व्यवस्था भारतवर्ष में आरंभ की गई थी, यह केवल सरकारी कामों के लिए थी, यानी कंपनी के कार्यों के लिए थी। इसका आम जनमानस के लिए कोई भी उपयोग नहीं था। अभी वह डाक व्यवस्था नहीं चालू हुई थी जिसे हम आम जनमानस के लिए कह सकें कि आम जनमानस के लिए थी। धन्यवाद।